सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। तो आपने देखा, हमला हुआ, बम से हमला किया गया, धमाका हुआ। महात्मा गांधी उस समय बोल रहे थे और उनके बोलते बोलते ही धमाका हुआ और महात्मा गांधी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत बने रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर से उनकी वो आवाज सुनाता हूं जो उस समय उन्होंने कही थी, आप फिर से सुनिए। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। तो बम धमाके के बाद महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही इस चीज से डर गए तो फिर सोचिए अगर वाकई में ऐसा हमला होगा तब हमारा क्या हाल होगा, इसलिए सब शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। इस हमले के बाद मदन लाल पावा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन गोडसे और उसके बाकी सहयोगी वहां से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद फिर 21 और 22 जनवरी को कोई हरकत नहीं हुई, ये लोग शांत होकर बैठ गए। लेकिन 23 जनवरी को यह तय हुआ कि अब महात्मा गांधी की हत्या बम से नहीं करेंगे बल्कि गोली मारकर की जाएगी और ये गोली नाथूराम गोडसे द्वारा चलाई जाएगी। और अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या वाले दिन क्या हुआ था। पूरा घटनाक्रम आज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी। 30 जनवरी 1948 को हर दिन की तरह गांधी जी शाम को 5:15 पर बिड़ला हाउस के प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे और इस दौरान गोडसे बिड़ला हाउस के प्रवेश द्वार से 8 से 10 फीट की दूरी पर खड़े थे और इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। लेकिन तभी गोडसे ने गांधी जी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की और इसके बाद उन्हें नमस्ते भी कहा। इसलिए बड़ी बात देखिए, गोडसे गांधी जी की हत्या करने के लिए आया था, लेकिन गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें नमस्ते भी कहा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चला दी और महात्मा गांधी पर 3 गोलियां गोडसे ने चलाई, जिनमें पहली गोली गांधी जी के सीने में लगी और 2 गोलियां एक के बाद एक उनके पेट में लगी। पहली गोली लगने के बाद महात्मा गांधी नीचे नहीं गिरे, लेकिन पेट में गोली लगने के बाद वो नीचे गिर गए और इस दौरान उनके मुंह से जो शब्द निकले वो थे, हे राम। इस हमले के बाद गोडसे के सिर पर खुरपी मारकर उसे नीचे गिरा दिया गया और उसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुई जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी जब इसी पुलिस स्टेशन आए तो इस दौरान गोडसे ने उनसे कहा कि मेरी वजह से आज आपको अपने पिता को खोना पड़ा, लेकिन ऐसा मैंने किसी निजी रंजिश की वजह से नहीं किया और ना ही इसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद था। इस बात पर तब देवदास गांधी ने गोडसे से पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। इस सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा कि इसका कारण राजनीतिक था। यानी महात्मा गांधी के पुत्र को गोडसे ने कहा पुलिस स्टेशन में कि मेरी कोई निजी रंजिश नहीं थी आपके पिता से और मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं कि आज आपने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उन्हें मारने के पीछे जो कारण था वो राजनीतिक था। महात्मा गांधी की हत्या के लिए 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें नाथूराम गोडसे के अलावा नारायण आप्टे का भी नाम था, जबकि 5 लोगों को तब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये 5 लोग कौन थे? ये थे विष्णु करकरे, मदन लाल पावा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे और दत्तारे परचुरे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने किस्तैया और परचुरे को बरी कर दिया था और बड़ी बात यह है कि तब गोडसे के खिलाफ यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। अब इस सवाल पर आते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारा क्यों? आखिर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? तो इस पर गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था और यह पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे का समय लिया और जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई तो उनके 5 घंटे के इस बयान से 112 पन्ने भर गए थे
गोडसे के इस बयान के 5 अध्याय हैं, यानी 5 भाग हैं। और आज आप सबके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि अदालत ने जब गोडसे से कहा कि वो अपना पक्ष रखें, और गोडसे ने 5 घंटे तक अदालत में मौजूद लोगों के सामने और जज के सामने अपना पक्ष रखा, तो 112 पन्ने भरे। और उन 5 घंटों में गोडसे ने क्या बताया, ये शायद अभी तक आपने जाना नहीं होगा। इसलिए आज हम देश को बताना चाहते हैं कि गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। पहले भाग में गोडसे ने अदालत को यह बताया कि महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं, और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया, और इसीलिए गोडसे ने उनकी हत्या की। अपने बयान के दूसरे भाग में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है, तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। यानी गोडसे को कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो अपने इस काम को सही मानता था। यहां एक बड़ी बात यह है कि अदालत में जब महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब नाथूराम गोडसे पर जो आरोप लगाए गए थे, उनके जवाब गोडसे को लिख कर देने थे, और बाद में इन जवाबों को जज के सामने पढ़ा जाना था। लेकिन दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था, यानी जो सरकारी पक्ष था, वो ये नहीं चाहता था कि गोडसे के जवाबों को अदालत में पढ़ा जाए, और यही मांग तब अदालत से भी की गई। लेकिन अदालत ने उस समय इन आपत्तियों को खारिज कर दिया, और इसके बाद गोडसे का ये जवाब अदालत में बाकायदा पढ़ा गया। और बड़ी बात यह है कि अगले दिन यही जवाब उस समय के सारे अखबारों के पहले पन्ने पर था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफी चिंतित हो गए और काफी असहज हो गए। नेहरू को यह डर था कि गोडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों का नजरिया बदल सकता है, इसलिए वो गोडसे के बयान को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के खिलाफ थे, और उन्होंने गोडसे के इन बयानों पर बाद में बैन भी लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। और यह प्रतिबंध गोडसे के बयानों पर कई वर्षों तक लागू रहा। इसीलिए आज भी देश के ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। गोडसे ने महात्मा गांधी पर भारत का विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे, और इनका जिक्र अपने बयान के 3रे अध्याय में गोडसे ने किया है। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़नी जरूर शुरू कर दी थी, जिससे गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे। ये भी आप जान लीजिए, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार मंदिर गए थे बस। और गोडसे का यह भी कहना था कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को ही आगे बढ़ाया और भारत को बांट दिया, और उन्होंने भारत का विभाजन करने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। गोडसे ने अपने जवाब में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने के लिए भी दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस विभाजन के दौरान निर्वासित हिंदुओं के लिए कभी भी सच्चे मन से कोई प्रयास नहीं किया। असल में जिस समय भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बने, तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे, और विभाजन के तहत यह तय हुआ कि इन 400 करोड़ रुपए के खजाने में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और इस समझौते के तहत भारत ने 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त पाकिस्तान को आज़ादी के समय ही दे भी दी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जमीन का बंटवारा हुआ, 2 देश बने, तो खजाने का भी बंटवारा होगा, और खजाने के बंटवारे में पाकिस्तान को 55 करोड़ मिलने थे, और दूसरी किश्त में भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। 20 करोड़ रुपए भारत पहले दे चुका था। तो
टोटल 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे इस बंटवारे में। तो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान पर बकाया थे, जिनमें कहा गया कि ये हम आपको दूसरी किश्त में दे देंगे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। और इसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता, तब तक हम उसे ये 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। और सरदार पटेल की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक तरफ हम पर हमला कर रहा है, कश्मीर को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम पाकिस्तान के बकाया 55 करोड़ रुपए क्यों दें? हम उस पेमेंट को रोक लेंगे, ऐसा सरदार पटेल चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी और नेहरू इस मुद्दे पर सरदार पटेल के खिलाफ हो गए। और महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस समझौते को टूटने नहीं देंगे और ये 55 करोड़ रुपए भारत को देने ही चाहिए। ये बात उनकी हत्या से सिर्फ 18 दिन पहले की है, यानी 12 जनवरी की। और उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आमरण अनशन भी कर रहे थे। तो सोचिए, जब इतने दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे थे, ऐसे में वो अनशन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और भारत के जो हिंदू थे वो उनसे बहुत नाराज थे। ऐसा माना जाता है कि इस अनशन के जरिए गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार पर बहुत दबाव बनाया और बाद में नेहरू और पटेल को महात्मा गांधी की ये बात माननी पड़ी। और इससे गोडसे और उसके जैसे जो दूसरे हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग थे वो बहुत नाराज हो गए। आज यहां हम आपको जस्टिस जी.डी. खोसला के बारे में बताना चाहते हैं। जस्टिस जी.डी. खोसला जो गोडसे के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजों में से एक थे। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत रेलेवेंट नाम आज मैं आपको बता रहा हूं। जस्टिस खोसला जो उन 3 जजों में थे जिन्होंने गोडसे पर फैसला सुनाया था, जिन्होंने ये सुनवाई की थी। जस्टिस ये जो जज हैं जस्टिस खोसला, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मर्डर ऑफ द महात्मा। और इसके पेज नंबर 234 पर वो लिखते हैं कि जिस दिन गोडसे ने अपना पक्ष अदालत में रखा, उस दिन वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और अगर अदालत में उपस्थित दर्शकों को जूरी का दर्जा उस दिन दे दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बहुमत के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से निर्दोष करार दिया जाता। तो सोचिए, जिस दिन ये बात इस मामले में फैसला देने वाले एक जज स्वयं कह रहे हैं। यानी उस समय अदालत का दृश्य कुछ इस तरह का था जैसे किसी फिल्म का कोई सीन हो, हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल अदालत का सीन हो, जिसमें हीरो अपराधी साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है और तब अदालत में मौजूद दर्शकों की सहानुभूति तब भी नायक के साथ ही होती है। गांधी जी की हत्या के लिए जिन 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें वीर सावरकर का नाम भी था। लेकिन नाथूराम गोडसे ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में इस बात से साफ इनकार किया कि वीर सावरकर की गांधी जी की हत्या में कोई भी भूमिका थी या फिर उन्होंने नाथूराम गोडसे को इसके लिए उकसाने का काम किया। मैं आपको गोडसे के बयान के कुछ अंश आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक पुस्तक में लेकर आया हूं, ये देखिए। गोडसे ने अदालत में जो कहा, क्या कहा? गोडसे कहते हैं, श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी थे। यहाँ तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वो अत्याचारी के पक्ष में थे। यानी कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसे मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वह छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खां शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उन्हें गलत पथ पर चलने वाला कहते थे और इस प्रकार वो अपने बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाथूराम गोडसे ने अदालत में कहा था उस समय। फिर नाथूराम गोडसे आगे कहता है
दूसरी तरफ इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वो करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में देश का एक तृतीयांश हाथ से जाता रहा, यानी 1/3 हिस्सा देश का हाथ से निकल गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वो उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। तो इन मुद्दों को लेकर नाथूराम गोडसे नाराज था महात्मा गांधी से। मैंने गांधी वध क्यों किया, इस पुस्तक में से मैं अभी आपको कोट कर रहा हूं। और यह पुस्तक क्या है? नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयानों पर से मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 1968 में प्रतिबंध हटा लिया गया था। तो ये पुस्तक में नाथूराम गोडसे ने जो अदालत में बयान दिए, महात्मा गांधी को उन्होंने क्यों मारा, इसे लेकर 1968 तक उन बयानों के छापे जाने पर प्रतिबंध रहा और 1968 के बाद वो बयान छपे और ये पुस्तक उसके बाद छापी गई, जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को हरियाणा के अंबाला में फांसी की सजा हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोडसे के वकील से खुद बात की थी और इसका जिक्र एक और पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है व्हाई आई किल्ड द महात्मा और इसे जिस लेखक ने लिखा है उनका नाम है कॉनरॉड एल्स्ट। इसके पेज नंबर 19 पर लिखा है कि अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे के वकील से संपर्क किया था और उनसे कहा कि अगर वो गोडसे की फांसी को उम्र कैद में बदलवाना चाहते हैं तो अंबेडकर इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। बड़ी बात आज आपको हम बता रहे हैं। अंबेडकर ने ये ऑफर दिया कि गोडसे की फांसी की सजा को अगर उम्र कैद में बदलना है तो वो गोडसे के वकील की मदद कर सकते हैं। हालांकि बाद में ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार गोडसे की प्रशंसा भी की थी। इसके अलावा एक और पुस्तक है द मैन हु किल्ड गांधी और इसमें गोडसे के वकील LB भोपाटकर का पक्ष लिखा हुआ है और इसमें यह बताया गया है कि एक दिन डॉक्टर अंबेडकर चुपचाप उनसे मिलने आए और उन्होंने ये बताया कि नेहरू किसी भी तरह वीर सावरकर को गांधी जी की हत्या के लिए दोषी साबित करना चाहते हैं और इसके बारे में सावरकर को पता होना चाहिए। अब देखिए ये कितना बड़ा खुलासा है। डॉक्टर अंबेडकर खुद जा रहे हैं गोडसे के वकील के पास और वो कह रहे हैं कि नेहरू गोडसे की हत्या के लिए वीर सावरकर को फंसाना चाहते हैं और सावरकर को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस किताब में क्या लिखा है देखिए। अकॉर्डिंग टू दी गोडसे फैमिली, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर contacted Nathuram's lawyer to convey the message that if Nathuram would like his sentence commuted to life imprisonment, he would be able to arrange it. But Nathuram's reply was, please see to it that mercy is not imposed on me. I want to show that through me, Gandhiji's non-violence is being hanged. तो डॉक्टर अंबेडकर तो ये कह रहे हैं कि मैं फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन गोडसे ने इनकार कर दिया और गोडसे ने कहा कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे फांसी पर लटकना है और मैं चाहता हूं कि जब मुझे फांसी पर लटकाया जाए तो लोगों को ये लगे कि गांधी जी की अहिंसा को फांसी पर लटकाया गया है। इसके आगे वो लिखते हैं इस किताब में, गोडसे's lawyer LB Bhopatkar revealed several years later in Manohar Malgonkar's The Men Who Killed Gandhi that Dr. Ambedkar, the law minister in Nehru's cabinet at that time, met him secretly to inform him that Nehru was personally interested in involving Savarkar, though there was no evidence to prove Savarkar's complicity. तो ये कितना बड़ा खुलासा है जो इस किताब में किया गया है कि नेहरू चाहते थे कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर को भी फंसा दिया जाए और ये बात उस समय कोई और नहीं बल्कि इस देश का कानून मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर कह रहा है और वो
गोडसे के परिवार को ये बात बता रहा है, गोडसे के वकील को ये बात बता रहा है और कह रहा है कि सावरकर तक ये संदेश पहुंचाओ कि सावरकर को सावधान रहना होगा, क्योंकि नेहरू सावरकर को फंसाना चाहते हैं महात्मा गांधी की हत्या में।